हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सत्येंद्र सिंह आज मैं YouTube पे अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ और आप तमाम सारे लोगों से मैं आज चाहता तो था कि मैं किसी मनोरंजक और किसी मज़ेदार विषय पे बात करूँ, लेकिन आज मैं बातचीत की शुरुआत करने जा रहा हूँ मज़दूरों के पलायन को लेकर के। मज़दूरों के पलायन को लेकर के बातचीत करने की मेरे मन में भी इच्छा नहीं थी दोस्तों, लेकिन पिछले 2-3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही हैं, उन्होंने इतना मुझे परेशान और विचलित कर दिया था कि मुझे लगा इस सवाल पर मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप तमाम सारे लोग भी उन तस्वीरों से परिचित हैं, उन तस्वीरों को देख रहे हैं। आप भी पीड़ित, आपके मन में भी पीड़ा होगी, आप भी विचलित होंगे। तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करना अच्छा होगा। मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा। मैं कोई इस विषय का बहुत बड़ा जानकार हूँ और मैं ज्ञान दे रहा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ, आप भी बात को आगे बढ़ाएं, बस इसी सिलसिले के लिए। दोस्तों, एक बड़ा सवाल उठता है कि जो तस्वीरें आ रही हैं कहती क्या है। आपने ये तस्वीरें इस तरह की कभी कब देखी थी? मेरा मानना है कि शायद कुछ युद्ध की फिल्मों में हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी। भारत की आज़ादी के बाद के बंटवारे पर जो फिल्में बनी थी उनमें कुछ इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद जो कुछ फिल्में बनी उनमें हमने 1-2 बार ऐसी तस्वीरें देखी थी। या दुनिया के युद्ध में फंसे देशों की जब तस्वीरें टीवी पे आती हैं तब हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। और इस तरह की तस्वीरें हमारे देश में तब देखने को मिल रही हैं जब हम कोरोना के खिलाफ एक बड़ी जंग के बीच में हैं। यह जंग कोई युद्ध नहीं है दोस्तों, यह एक बीमारी के खिलाफ हमारी जंग है। और इस विश्वास के साथ कि हम हिंदुस्तानी इस जंग में विजयी होंगे, इस विश्वास के साथ कि पूरी मानवता इस जंग में विजयी होगी, हम सब जानते हैं। और हम परेशान भले हों, लेकिन हम इस कदर विचलित कैसे हो सकते हैं, इस कदर परेशान कैसे हो सकते हैं कि इस लड़ाई में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। लोग बीमार हो रहे होंगे दुनिया के बाकी देशों में, और दूसरी तरह की तस्वीरें हॉस्पिटल से आ रही होंगी, वो तस्वीरें भी विचलित करती हैं। लेकिन रोटी को लेकर के लोग भाग रहे हों और खाने को लेकर लोग इतने मजबूर हों कि उन्हें भागना पड़ रहा हो, तो ये तस्वीरें हमें परेशान करती हैं। हम हिंदुस्तानियों को ये तस्वीरें न सिर्फ परेशान करती हैं बल्कि शर्मसार करती हैं। दोस्तों, खुद सोचिए कि एक ऐसा देश जहाँ खाद्यान्न का भंडारण बहुत बड़ा हो, हम पूरे देश को बिठा के खिला सकते हो, और हमारे यहाँ समाज का एक तबका रोटी की लड़ाई में एक शहर छोड़ के गाँव भाग रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? हमारी सरकार ने इसको लेकर के गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? आपके मन में होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी जिम्मेदार है, क्योंकि मोदी जी ने जब 40 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की तो उसके बाद ये होना था। कुछ लोगों को लगता है कि लॉकडाउन की घोषणा गलत थी, लॉकडाउन की घोषणा करने के पहले कुछ दिन का समय देना चाहिए था। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि लॉकडाउन की घोषणा जिस तरह से मोदी जी ने की वो बिल्कुल सही फैसला था। लॉकडाउन के पहले 5 दिन में का समय देकर के हम मजदूरों को गांव नहीं पहुंचा सकते थे। मजदूरों को गांव पहुंचाने में 20 दिन का समय लगता है, गाड़ी और ट्रेन या किसी माध्यम से। और अगर लॉकडाउन के पहले हम बता देते कि लॉकडाउन होने जा रहा है तो भगदड़ मच जाती, तो लॉकडाउन का पूरा मकसद फेल हो जाता। तो सच पूछिए तो लॉकडाउन जिस तरह से लागू किया गया वो फैसला ठीक था, उसका तरीका भी ठीक था। उस पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। और लॉकडाउन को लेकर के जो रिजल्ट आए हैं वो भी बड़े कारगर हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। आज 138 करोड़ के देश में 80,000 से ज़्यादा केसेज हैं संक्रमण के, कोरोना के। उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी राज्यों में संक्रमण के जो केसेज हैं वो काफ़ी कम हैं। केरला में संक्रमण के केसेस काफ़ी कम हैं। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ 2 राज्यों से ज़्यादा केसेज आ रहे हों। तो सब कुछ अगर हम मिला के देखें तो स्थिति बहुत भयावह नहीं दिख रही थी। महाराष्ट्र और गुजरात के आंकड़े भी ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन दुनिया के बाकी देशों पर नज़र डालेंगे तो भयावह नहीं दिख रही हैं। और हम इस लॉकडाउन से जल्दी निकल जाने की कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम लोग चौथे लॉकडाउन में जाएंगे तो नए कलर में जाएंगे, लोगों को आशा बधी है।
और यह सब दोस्तों इस कारण मुमकिन हो पाया क्योंकि हम लॉकडाउन को हमने फॉलो किया, लॉकडाउन को हमने ठीक से फॉलो किया। लॉकडाउन एक मेडिकेशन की तरह काम किया इस देश में। इसकी हम बात कभी अलग से करेंगे, लेकिन मैं सवाल उठाता हूँ कि अगर सब सही था तो गलत कहाँ हो गया। गलत दोस्तों ये था कि लॉकडाउन करने के बाद हमारे देश की सरकार इस देश के गरीबों को नहीं देख पाई। उसकी आंखों के सामने से गरीब ओझल हो गए। उसने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं कि हमारे शहरों में इतनी बड़ी आबादी में लोग हैं जो भूख से तिलमिला रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन के लागू होने के शुरुआती दिनों में कुछ तस्वीरें आई थी। सूरत में भगदड़ मची थी, पथराव हुआ था। दिल्ली में लोग उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तरफ भाग गए थे। कुछ दिनों बाद मुंबई में बांद्रा में कुछ लोग सड़क पे आ गए थे। तो मीडिया ने खबर बनाई कि इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, हो भी सकते थे, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। लेकिन सवाल है दोस्तों कि इस तरह से मजदूर गरीब सड़कों पे आ क्यों रहे थे, गांव भागना क्यों चाह रहे थे। यही नहीं, तमाम शहरों में, झुपड़पट्टियों में, गरीब इलाकों में आमतौर पे लॉकडाउन को लोग तोड़ रहे थे। और सच था कि गरीबों के बीच में छटपटाहट थी। वो परेशान, दोस्तों वो परेशान थे। रोटी की लड़ाई उनके सामने बड़ी लड़ाई थी और हम उसे देख नहीं पा रहे थे। हमारी सरकार नहीं देख पाई। यह चिंता का सबसे बड़ा विषय है दोस्तों। और इसके लिए मेरा मानना है कि कुछ नीतिगत खामियां हैं, सरकारी नीतियों से चलती हैं, पॉलिसीज पे चलती हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि इस देश में शहरी गरीबों के लिए हमने कभी भी ठीक से प्लान नहीं किया। हम पूरी यात्रा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की पूरी यात्रा में हमने बहुत प्लानिंग्स की। अभी हमने मनरेगा से लेकर गाँव में लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, जनधन योजना, तमाम योजनाएं हमने लागू की। दोस्तों हमने गाँव में लोगों के लिए हमने काफ़ी सामाजिक अपनी चिंताओं को हमने दूर किया, उनको सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की। लेकिन शहरों में हमने सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश नहीं की। शायद हमने मान लिया था कि शहर अपने आप में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होते हैं, क्योंकि हमने सुना था दोस्तों कि शहर जो हैं सपनों के शहर होते हैं। गांव से लोग शहर भाग रहे थे सपनों के साथ, और शहर में उनके सपने बनते हैं तो शहरों का संसाधन इतना ज़्यादा होगा कि उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये नहीं थी। आज हमें पहली बार मालूम पड़ गया कि शहरों में अब सपने नहीं हैं। हमारे शहर उन सपनों को बना पाने की स्थिति में नहीं है। हमारे शहर अपने उन गरीबों को अपने यहाँ समेट पाने की स्थिति में नहीं है जिन्होंने शहर को बनाया होता है। ये हमारी बड़ी पराजय है समाज के रूप में, देश के रूप में दोस्तों। अब आते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो वही जिम्मेदार तो हमने कहा कि सरकार है, क्योंकि सरकार देख नहीं पाई। लेकिन सवाल सिर्फ सरकार पे कैसे खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, मोदी जी के इंटेंशन पे सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि अगर इस देश में 8 करोड़ गरीब हैं, अभी 2 दिन पहले सरकार ने कहा कि 8 करोड़ गरीबों को 2 महीने के लिए राशन देगी। तो ये 40 दिन का जब लॉकडाउन लागू हुआ था शुरुआत में, तभी भी हम घोषणा कर सकते थे, सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया दोस्तों। ये इतना बड़ा सवाल है और इतना परेशान करने वाला सवाल है कि सरकार में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, सिर्फ मोदी जी नहीं होंगे, उनके बहुत सारे सलाहकार होंगे, सरकार के बहुत सारे और लोग होंगे। किसी ने जाके ये बात क्यों नहीं कही। ये सारी छोटी सी बात है। इस देश के गरीबों को हम रोटी की व्यवस्था कर देंगे तो हमारा लॉकडाउन आसान हो जाएगा, लेकिन शायद किसी ने नहीं बताया। और 40 दिन तक ये गरीब अपने घरों के आसपास छटपटाता रहा, उठापटक करता रहा, हुड़दंग मचाता रहा, और हम उसे समझ नहीं पाए। दोस्तों जितना सरकार जिम्मेदार है उतना ही हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो गया दोस्तों। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इस सवाल पे कभी भी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। लॉकडाउन के बीच में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कई सारे सवाल उठाए और बार बार कहा कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। इस नाते उन्होंने सरकार पे हमला नहीं किया, हमला करने से बचते रहे। कुछ पैकेज की बात उन्होंने की कि पैकेज मिलना चाहिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या राहुल गांधी ने कहा कि शहर के मजदूरों को रोटी नहीं मिल रही है, वो इमरजेंसी है, हमें रोटी की गारंटी करनी चाहिए? नहीं कहा दोस्तों, वो भी भूल गए। तो सरकार फेल हुई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज फेल हुई। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो मीडिया है दोस्तों। मीडिया तो देश पे नज़र रखती है, उसका काम होता है। मीडिया लॉकडाउन लागू कराने में लगी थी,
मीडिया पे खबरें चल रही थी कि लॉकडाउन को पुलिस वाले कैसे लागू करा रहे हैं, कैसे पुलिस वाले गाना गा रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ने वालों को कैसे उठक बैठक कराया जा रहा है, पुलिस वालों के लिए लोग फूल बरसा रहे हैं। ये सारी अच्छी खबरें थी, होनी चाहिए थी। लेकिन इस दरमियान मीडिया में ये खबर नहीं चल रही थी कि गरीब तबके के लोग अपने घरों में छटपटा रहे हैं, उन्हें रोटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चे भूखे हैं और वो परेशान हैं, उनका धैर्य टूट रहा है। ये खबरें मीडिया से गायब थी। और अगर मीडिया ने खबरें बनाई होती तो मेरा मानना है कि सरकार ने इस पर जरूर कदम उठाया होता। अभी सरकार ने जिस तरह से 2 महीने के लिए राशन की बात करी है कि जो व्यक्ति जहाँ रहेगा उसे राशन मुहैया कराया जा सकता है, तब भी मुहैया कराया जा सकता था। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, 5 लोग 4 लोग अपना फोटो भेज करके राशन की दुकान से राशन ले सकते थे। सरकार इसकी योजना बना सकती थी। संसाधनों की बात है तो 3-3.5 हज़ार करोड़ 4,000 करोड़ अभी 2 महीने की बात सरकार ने किया, सरकार खर्च कर रही है, तब भी सरकार खर्च कर सकती। सरकार का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा कि सरकार इसको नहीं करती, बस सिर्फ कि सरकार की आंखों से ओझल हो गया, इसलिए कि हमारी नीतियों में खामी थी, हमने इसको कभी पहले से प्लान नहीं किया था, फिर मीडिया ने इसको उठाया नहीं। अब दोस्तों स्थितियाँ ये हैं कि अब मजदूर सड़कों पर है, गाँव की तरफ लौट रहा है। बम्बई से लेकर के उत्तर प्रदेश के बीच में गाड़ियों का रेला है, कोई ट्रक से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा लिए ही बम्बई से उत्तर प्रदेश जा रहा है। ये सिलसिला शुरू है। टीवी चैनलों में बहस हो रही है कि कौन जिम्मेदार है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों आरोप का वक्त नहीं है, ये संवेदना का वक्त है। सच्चाई तो यह है कि अब मजदूर गाँव की तरफ जा रहा है, बहुत आहत होकर के, बहुत परेशान है। उसके मन पे गहरे चोट पहुंची है, उसकी आत्मा चोटिल हुई। हमारे समाज का बड़ा हिस्सा चोटिल हुआ है दोस्तों, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। रोक सकना तो छोड़िए, हम रोकना चाहिए भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजदूर सड़क पे चलेगा तो हम कैसे रोक सकते हैं, रेल की पटरी पे चलेगा तो कैसे रोक सकते हैं, मजदूर गांव जाएगा तो कोई कैसे रोक सकता है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता है, और रोकेगा भी क्यों। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे आगे भी है। सच्चाई ये है कि अब गाँव के मजदूर जो शहरों में थे अब गाँव पहुँचने लगे हैं। अभी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश बिहार जैसे प्रदेशों के तमाम सारे गाँवों में बड़ी संख्या में युवा बच्चे लौट चुके हैं। हर गांव में 25-50-100 के आसपास बच्चे पहुंच चुके हैं, और इससे गांव में एक नए तरह का तनाव पैदा हो रहा है, क्योंकि इन जाने वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश बिहार की सरकारों ने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया है। यहाँ से जो भी बच्चे जाते हैं, जो मजदूर जाते हैं, वो स्थानीय ब्लॉक में जो है उनका मेडिकल टेस्ट होता है, एक सर्टिफिकेट लेते हैं, सरकार उनको महीने भर का राशन देती है, ठीक है, और फिर जाकर के वो गांव के आसपास क्वारंटाइन हो जाते हैं। वो क्वारंटाइन कितना कारगर होगा कितना नहीं होगा ये नहीं मालूम। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में हमारे पूरे के पूरे गांव कहीं फंस न जाए, यह सबसे बड़ी चिंता है। अब देखिए हमारे सामने 2 तरह की चिंता है। एक तरफ हमारे समाज का इतना बड़ा हिस्सा आहत हुआ है, अब वो गाँव जाना चाहता है। दूसरी तरफ हमारी दूसरी चिंता है कि हमारे पूरे गाँव में अगर ये पहुँच गए, इसमें बड़ी संख्या में हो सकता है कोरोना पॉजिटिव्स हों, और अगर गाँवों में कोरोना का संक्रमण फैला तो हमारे गांव पूरी तौर पर फंस जाएंगे। दोस्तों सच्चाई ये है कि हमारे गांव में, गांव के आसपास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुअर है, बहुत ख़राब हालत में है। आप सब जानते हो कि एक सरकारी अस्पताल के आसपास उसके भरोसे 100 गाँव हैं होंगे, 100 से ज़्यादा गाँव होंगे, और एक अस्पताल में महज 2 या 3 डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं, गाँव के कुछ स्कूलों में काम करने वाले, और गाँव के सफाई कर्मचारी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसके भरोसे लाखों की आबादी हर छोटे ब्लॉक और हर तहसील में होगी। और फिर अगर कोरोना का संक्रमण फैला तो आप कैसे लड़ेंगे। दोस्तों ये चुनौती बहुत बड़ी है, और अगर ये चुनौती को हमने ठीक से सामना नहीं किया तो हम एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जो और भयानक होगी, और यह चिंता का विषय है। जरा सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा तो फिर होगा क्या। अभी कुछ संख्या में मजदूर पहुंचे हैं, और अभी उत्तर प्रदेश में जो तमाम सारे जिले जो ग्रीन जोन में थे वो ऑरेंज जोन और रेड जोन में हो गए। कल अगर लाखों की संख्या में मजदूर पहुंच गए और उसमें संक्रमण की बड़ी संख्या देखी गई तो फिर हम उनके लिए ट्रीटमेंट की क्या व्यवस्था करेंगे, क्या रास्ता होगा, ये हमें परेशान करता है। तो सवाल उठता है फिर दोस्तों कि क्या फिर मजदूरों को हम गाँव न जाने दें।
ऐसा कैसे कर सकते हैं? गाँव उनका है, हमें जाने का हक है तो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। सच तो ये है कि समय अभी भी है। मजदूरों को गांव जाने से रोका नहीं जा सकता है। मजदूरों को परसू किया जा सकता है, उनसे गुजारिश की जा सकती है, लेकिन ये कौन करेगा? किसके बस की बात है? फिर वही सवाल उठता है कि भारत में इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कर सकता है तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का लोगों में विश्वास है। उन्हें मजदूरों से जल्दी बात करनी चाहिए, उन्हें परसू करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो न जाएं, और उन्हें भविष्य के बारे में बताना चाहिए कि भविष्य में हमारी तैयारियां हैं, हम जल्दी लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे और तब तक आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए हम संसाधन जुटा रहे हैं, जुटा लिया है हमने। अगर ये भरोसा पैदा करके कुछ मजदूरों को रोक ले तो स्थितियाँ थोड़ी सी आसान होंगी, और नई स्थितियाँ दोस्तों बहुत भयावह होने जा रही हैं। क्या मोदी जी करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। मोदी जी के अलावा क्या दूसरा कोई पॉलिटिकल लीडर है? राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी या बाकी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को लोग सुने न सुने, लेकिन इस मोड़ पे उन्हें भी मजदूरों को परसू करना चाहिए कि बड़ी संख्या में पलायन न करें। और इसके लिए सरकार को भी उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि गाड़ियाँ चलती रहेंगी, गाड़ियाँ खोल दी जाएंगी। कोई तकलीफ होगी तो जब चाहेंगे वो गाँव चले जाएंगे, लेकिन अभी धैर्य रखें। गलतियाँ हुई उसके लिए सरकार माफ़ी मांग सकती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग माफ़ी मांग सकते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ मोदी जी नहीं, हम सब माफ़ी मांग सकते हैं, अपनी गलती मान सकते हैं, और उनको परसू करके कह सकते हैं कि रुकिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में हम विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जीत जाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए तो सच पूछिए दोस्तों, तो यह लड़ाई हम जीतेंगे तो कल निश्चित, लेकिन रास्ते में इसकी भरपाई हमें बहुत बड़ी कीमत देखी चुकानी पड़ेगी। आप सोचते होंगे बड़ी कीमत क्या है? दोस्तों जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जो गांव थे कल तक खाली थे, गांव के तमाम सारे घरों में ताले लगे थे, बावजूद इसके जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज भी देश के 65% लोग गांव में रहते हैं, और दोस्तों हमारे गांव में देश के 70% बुजुर्ग रहते हैं। इस लॉकडाउन के शुरू होने के पहले चरण के बाद जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें बता रही थी कि हमारे देश में 700 जिलों में से ज़्यादातर जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं था, और जिन जिलों में था भी दोस्तों, वो शहरों की नगर पालिकाओं में था। मतलब क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा गांव कोरोना से बचा हुआ था, कोरोना के संक्रमण से काफ़ी दूर था। वो कितनी सुखद स्थिति थी दोस्तों कि हमारे देश के 65% लोग सुरक्षित हैं। मतलब हुआ कि 80 करोड़ के लगभग लोग सुरक्षित थे, और हम 45 करोड़ लोगों को लेकर के संसाधनों के साथ कोरोना से लड़ना था। इतनी सुखद स्थिति हमने छोड़ दी एक गलती करके कि मजदूरों को हमने रोजगार नहीं दिया, उनको रोटी की व्यवस्था नहीं की, उनसे हमने बात नहीं की दोस्तों। और कल हमारा एक ग्रामीण इलाका अगर खुला रहता दोस्तों, चीज़ें ठीक ठाक रहती, तो ग्रामीण इलाके में सिर्फ खेती नहीं है, रूरल इकॉनमी, गांव की इकॉनमी काफ़ी बड़ी है दोस्तों। हमारे जीडीपी में लगभग 50% ये रूरल इकॉनमी कंट्रीब्यूट करती है। हम योजनाएं बनाते हैं, हम एक्टिव हो चुके होते हैं, हमारी विकास के पहिए पे हम दौड़ चुके होते हैं। ये दुनिया को तस्वीर जाती तो लोग हतप्रभ हो जाते कि हिंदुस्तान ने कमाल कर दिया, और हम कमाल करने की स्थिति में थे दोस्तों। लेकिन सच पूछिए तो पहली जीती हुई बाजी हमने हार दी है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने शहर के मजदूरों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को हम रोटी नहीं दे पाए। हम शर्मिंदा हैं, और हमें शर्मिंदा होने के साथ साथ इस बात का गहरा दुख है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि अगर मजदूर जाते रहे तो क्या करना है? भाई जाएंगे ही, सरकार परसू करेगी तो भी कुछ मजदूर रुकेंगे, कुछ लोगों को आप रोक लेंगे, अगर काम धंधा खुलता है तो रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में मजदूर जो जाएंगे या जा रहे हैं, उनको लेकर क्या करना चाहिए? तो मेरा अपना मानना है कि राज्य सरकारों को बहुत तेज़ी से एक्टिव होना पड़ेगा, उन्हें उनके लिए योजना बनानी पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ दोस्तों, कि कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में क्वारंटाइन को लेकर सरकार ने एक योजना बनाई थी। हर जिले, हर तहसील, हर कस्बे में तमाम विद्यालयों को उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाने की योजना बनाई। अच्छी योजना थी, उसके लिए उन्होंने आज लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ 2, 4, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले कि सारी योजना को उन्होंने छोड़ दिया, और जितने मजदूर या जितने लोग गाँव की तरफ गए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए सिंपली लोग पहुँचे,
गांव पहुंचते थे गाड़ी से, सरकारी हॉस्पिटल में जाके उनका थर्मल स्क्रीनिंग होता था, सर्टिफिकेट मिल जाता था, फिर लोग यहाँ के गांव में क्वारंटाइन हो गए। दोस्तों, इससे गांव में कई तरह के सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं और ये तनाव और भी बढ़ेंगे। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि सरकार को अपने यहाँ अगर मजदूरों का पलायन बरकरार है तो मजबूत और बेहतर क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने चाहिए। उसके लिए उन्हें फंड जुटाना चाहिए, संसाधन जुटाने चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने संसाधन हैं, बिहार सरकार के पास कितने संसाधन हैं, लेकिन उनको मजबूत क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ेगा दोस्तों। और क्वारंटाइन सेंटर सिर्फ 14 दिन के लिए नहीं, 28 दिन के लिए। आप पूछेंगे 28 दिन के लिए क्यों? दोस्तों, क्योंकि कोरोना के साथ जो समझ है लोगों की, या जो वैज्ञानिक समझ है, वो ये है कि कोरोना की बीमारी के संक्रमण दिखने में लगभग 2 से 14 दिन लगते हैं। और तमाम सारे लोग जिन्हें कोरोना अगर हो भी जाता है, जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं या कुछ गंभीर बीमारी नहीं होती, तो वो लोग लगभग 14 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो 28 दिन अगर आप रखते हैं तो काफ़ी तमाम सारे वो लोग जो संक्रमित भी होंगे वो ठीक ठाक हो जाएंगे। और फिर बाकी जो संक्रमित लोग हैं उनकी जाँच, उनको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को, या उन तमाम सरकारों की, फिर मध्य प्रदेश की सरकारों को, जहाँ मजदूर लौट रहे हैं वहाँ जांच को बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ जांच की स्थिति बहुत ख़राब है। आज बनारस जैसे एक मेडिकल सेंटर के भरोसे, मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज के भरोसे आसपास के 5 जिले हैं। यही हालत लखनऊ के आसपास है, यही हालत अलीगढ़ के आसपास है। दोस्तों, मेडिकल जो कोरोना की जो टेस्टिंग है उसके लिए उन सरकारों को फिर से तैयार होना पड़ेगा अभी, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि टेस्टिंग इतना आसान ना हो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए। तो आज मेरा अपना मानना है कि पूल टेस्टिंग का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लोगों को क्वारंटाइन करना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर्स को साधन देने चाहिए, और क्वारंटाइन से बाहर जाने के वक्त लोगों का पूल टेस्टिंग करना चाहिए। दोस्तों, 1 दिन 2 दिन पहले पूल टेस्टिंग के बारे में आप सब जानते भी होंगे, नहीं तो मैं बताऊं कि पूल टेस्टिंग का मतलब होता है कि तमाम सारे ढेर सारे लोगों का सैंपल हम एक साथ लेते हैं और उसको एक साथ चेक करते हैं। अगर वो सैंपल निगेटिव आता है तो मान लेते हैं कि सारे के सारे लोग नेगेटिव हैं, और अगर वो सैंपल पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस ग्रुप के सारे लोगों को अलग अलग टेस्ट करते हैं। वो बड़ी भीड़ में, बड़ी संख्या में लोगों को टेस्ट करने का अच्छा तरीका है, और संसाधन कम हो, टेस्टिंग की व्यवस्था कम हो तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। दोस्तों, यह एक बड़ी चुनौती आई है। इस चुनौती से निकलने के लिए हमें आज के तारीख में पॉलिटिकल स्तर पर पहल करना है, पॉलिटिकल लीडर्स को, लोगों को परसू करना है, सरकार को कल की योजना बतानी होगी, सरकार को लोगों को विश्वास में लेना होगा, साथ ही लोगों के जाने के संसाधन मुहैया कराने होंगे, गाड़ियों को रेगुलर करना होगा, मजदूरों को विश्वास होना चाहिए कि वो जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। क्योंकि गांव जाने के लिए रोटी के साथ साथ दोस्तों, मजदूरों के मन में बैठा हुआ भय भी एक बड़ा कारण है। भय को भी दूर करना पड़ेगा। भय के तो और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ये है कि हमें इन संसाधनों पे काम करना पड़ेगा, और उन दोनों राज्यों को, या उन तमाम सारे राज्यों को जहाँ मजदूर जा रहे हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन की व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि वो लोग जो गांव जा चुके हैं, जो क्वारंटाइन हो चुके हैं, उन्हें भी आपको नए सिरे से अपनी निगरानी में लेना होगा। सरकारें अगर इस भूमिका को नहीं निभा पाई तो दोस्तों तस्वीर खराब हो सकती है, और अगर तस्वीर खराब हुई तो हम एक बड़ी जीती हुई बाजी हार जाएंगे। आज से 40 दिन पहले, 25 दिन पहले बहुत अच्छी तस्वीर थी। हम लगभग आधी लड़ाई जीत चुके थे, गांव बेहतर थे। तो सच्चाई तो यह है दोस्तों कि गांव को बचाना है, आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कोरोना की लड़ाई के साथ साथ गांव को बचाना है कोरोना से, और फिर भूख से भी। देखना है सरकारें इसके लिए कितना काम कर पाते हैं और हम कितने कदम चलते हैं। ये सिंपल सी बात है। आपके मन में और भी सवाल होंगे, आगे हम और भी बातें करेंगे, दूसरे तरह की बातें करेंगे, और बातें हो भी सकती हैं, लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत लगेगा, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो हम बातचीत को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर बात करेंगे। लेकिन सिंपली यह है कि आपके मन में हलचल होगी तो आप कम्युनिकेट करिए लोगों को, और आप लोगों के माध्यम से हम समाज को ही बताना चाहते हैं। और समाज को बताने का मतलब है कि लोग कहीं न कहीं पहुँचे बात लोगों तक कि ये चुनौती है, इस चुनौती को हमको ठीक से लड़ना पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम एक तरफ जीत रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। उस चुनौती को अगर हम लोगों ने जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं किया तो हम फिर किसी बड़ी गलती की तरफ जाएंगे, और फिर हम किसी ऐसी तस्वीर को देखेंगे जिसके लिए हम फिर न सिर्फ शर्मिंदा होंगे बल्कि हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे, और मैं चाहता हूँ कि आगे हम बात करें तो कोई अच्छा विषय हो, कुछ बेहतर विषय हो, जिसमें दुख की बातें, राजनीति की बातें कम हो। नमस्कार।
थैंक यू।